बच्चों आइए अब हम प्रबंध के उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य क्या होता है बेटा? वो आखिरी बिंदु होता है जिसको प्राप्त करने के लिए हम पूरे प्रबंध की क्रियाओं को अपनाते हैं। अब अगर प्रबंध के बिना या प्रबंध की क्रियाओं के बिना हम उद्देश्य की पूर्ति करें तो हम अगर उसका मूल्यांकन करें तो उसका मूल्यांकन काफ़ी कम होगा यदि कंपेयर करें प्रबंध के उपयोग के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए। तो प्रबंध कितना ज़रूरी है उससे यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम समझें कि व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक समीकरणों को देखें या व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक फर्मों को देखें तो उनके लिए प्रबंध कितना आवश्यक है या उसके उद्देश्य क्या है। देखिए बच्चों, हर व्यवसाय का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। कुछ व्यवसायियों का उद्देश्य होता है लाभार्जन करना। ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभार्जन ही होता है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभार्जन के साथ साथ और भी कई उद्देश्य होते हैं जो कि व्यवसायियों पर निर्भर करते हैं। बच्चों आइए अब हम इन अलग अलग उद्देश्यों को समझेंगे। ऐसे तो उद्देश्यों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। आइए अब हम एक एक करके इन उद्देश्यों को समझते हैं। पहला उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन लाभार्जन के लिए अपने उद्देश्य मानते हैं या लाभार्जन को अपना गोल बनाते हैं। कुछ जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपना गोल बनाते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट में सस्टेन रहना उनका गोल होता है और कुछ का गोल होता है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट हो, उसके जैसा कॉम्पिटिटर मार्केट में ना हो। तो ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन के या हर संगठन के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। आइए हम उनको कुछ बिंदुओं से समझते हैं। पहला बिंदु है जीविका या सर्वाइवल। देखिए सबसे पहला पॉइंट है जीविका, मतलब किसी मार्केट में सस्टेन रहने के लिए या बाज़ार में बने रहने के लिए जो भी लागत कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाता है उस लागत को वापस प्राप्त करके थोड़ा लाभार्जन प्राप्त करे ताकि वह मार्केट में बने रहे, मतलब सरवाइव कर सके, तभी वह आगे और भी गतिविधियों को चला सकता है। तो जीविका ऐसा पहला बिंदु है जो संगठनात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु होगा। दूसरा बिंदु अगर हम समझें तो दूसरा है लाभ यानी प्रॉफिट। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कमाएगा तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो क्या मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा या बाज़ार में टिक नहीं पाएगा। तो उसका दूसरा बिंदु है लाभ या प्रॉफिट। तीसरा बिंदु है वृद्धि, ग्रोथ। अब अगर वो प्रॉफिट अर्न करेगा तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो करेगा, वही आगे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, वही अपने में चेंजेस लाएगा, वही अपना क्या करेगा, फर्म का जो इंफ्रा है वो बढ़ाएगा या उसमें लोगों को बढ़ाएगा, लोगों को व्यवसाय देगा या क्या करेगा, वो फाइनेंशियली लोगों को मदद करेगा। तो अगर फर्म खुद बढ़ेगा तो अपने साथ साथ लोगों को बढ़ाएगा। तो ग्रोथ तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। उसके बाद आते हैं बाजार स्थिति, मार्केट स्टैंडिंग। बच्चों अगर लाभ नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा और ग्रोथ नहीं होगा तो मार्केट में स्टैंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बीच सरवाइव करना या अपने आप अलग पहचान बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट स्टैंड बनाने के लिए भी जो होता है एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका संगठनात्मक उद्देश्य का। इसके बाद अगर हम अगले बिंदु की ओर चले तो है नव परिवर्तन। देखिए हर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोशिश करती है कि मार्केट में कई नई नई चीज़ें लाएं।
नई टेक्नोलॉजीज़ लाएं। जैसे आपने सुना होगा बायोफ्रेश टेक्निक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लाया था, उसके बाद इंस्टेंट कूलिंग लाया था, और आपने सुना होगा स्मार्ट टीवीज़ आए हैं। तो जो फर्म्स हैं या जो ब्रांड्स हैं वो रुक रुक कर कुछ इनोवेट करती चीज़ें, और वो क्या लाती हैं, मार्केट में लाती हैं। उससे क्या होती है, वो मार्केट में अपनी आइडेंटिटी को अलग बना के रखती हैं। तो ये इनोवेशन और नव परिवर्तन भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु होता है ऑर्गेनाइजेशन उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उसके बाद आते हैं उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पे। देखिए बच्चों, प्रोडक्टिविटी लास्ट बिंदु तो है, लेकिन यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मार्केट में बनाए रखना चाहता है तो उसको यह डिसाइड करना होगा कि पूरे साल में उसे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ताकि वह अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सके और उनको सेटिस्फाई कर सके। तो उत्पादन भी जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, किसका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का या संगठनात्मक उद्देश्य का। बच्चों, जैसे हमने संगठनात्मक उद्देश्य जाना, वैसे ही होता है सोशल ऑब्जेक्टिव या सामाजिक उद्देश्य। देखिए, अब क्या होता है, फर्म्स जो होते हैं जब आते हैं तो वो सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं, मैन पावर का यूज़ करते हैं, और सोसाइटी से फाइनेंस लेते हैं, मतलब उनके पैसे का भी यूज़ करते हैं। तो जब सोसाइटी से कोई फर्म इतनी सारी चीज़ें ले रहा है तो बदले में उसे भी सोसाइटी में कुछ ना कुछ योगदान देना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस किस तरह के योगदान दे सकता है? देखिए, पहला योगदान इस तरह दे सकता है कि उचित कीमतों पर गुणवत्ता किस्म उत्पादों की पूर्ति, मतलब कि जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दें और उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़ा करके एकदम सही हो, जिससे वो लाभ भी कमाए और कस्टमर भी बहुत निराश ना हो कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। तो पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु कहता है आधारभूत सुविधाएं दे। आधारभूत सुविधाएं किस तरह से हो सकते हैं? हॉस्पिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, शिशु गृह प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की आधारभूत सुविधाएं दे सकते हैं। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, जीवन स्तर में सुधार में योगदान देना। अब जीवन स्तर में किस तरह सुधार में योगदान दे सकते हैं? अगर रोजगार देंगे तो उनके जीवन स्तर में अपने आप सुधार आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु अगर देखें तो समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता, जो ऐसे समुदाय जो ग्रो नहीं कर पाए हैं, जो अभी भी नीचे हैं, जो अभी भी किन्हीं कारणों से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं, उन समुदायों को कुछ वित्तीय समर्थन या वित्तीय हेल्प प्रदान करना, जिससे कि वो आगे बढ़ें, वो अपना जो चीज़ें हैं जिसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो समस्याएं हैं जिससे उबर नहीं पा रहे हैं, वित्तीय समस्याएं, वो उससे उभरे। तो इस तरह से वित्तीय मदद करके या फाइनेंशियल हेल्प करके वो एक सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं या सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो शैक्षिक, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध करना। देखिए बच्चों, हम कई बार देखते हैं कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कई बार ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि विद्यालयों में सेमिनार्स करा दिया, ठीक है, उसके बाद सेमिनार करा दिया और किसी प्रोफेसर को बुला लिया, उनकी तरफ से कोई लेक्चर प्रोवाइड करा दिया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके वो सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का समाज सेवी परियोजनाओं में सक्रिय योगदान। फिर आता है पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए बच्चों, जब हम सोसाइटी से कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो उत्पादन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मल निकलते हैं जो कि वातावरण को अशुद्ध करते हैं। तो सोसाइटी को इन प्रोडक्ट से या इन जो चीज़ें हैं जिससे नुकसान पहुंच रहा है, उन चीज़ों को बनाने के लिए ये किस तरह के कार्य कर सकते हैं, किस तरह की विधियाँ अपना सकते हैं, इस तरह के मेथड्स ले सकते हैं, उनको वो कार्य करना चाहिए, ताकि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, जिस सोसाइटी का वो यूज़ कर रहे हैं, उस सोसाइटी का वातावरण हमेशा शुद्ध रहे।
इसके बाद जो बिंदु आता है वो इस तरह है कि समाज के कमज़ोर वर्ग को रोज़गार प्रदान करना। देखिए मैंने जैसे पहले बताया था कि जीवन स्तर में सुधार करेंगे रोज़गार दे करके, तो मैंने वही कहा था कि जब रोज़गार प्रदान करेंगे तो अपने आप ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अपने आप सुधरेगा। तो रोज़गार ऐसा बिंदु है जो अगर सोसाइटी में लोगों को दिया जाए तो जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, चेन स्नैचिंग होता है, लूट मार होता है, चोरी डकैती होती है, इस सारी चीज़ों से भी समाज में से इन सारी चीज़ों को भी दूर किया जा सकता है और सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। तो बच्चों ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था क्या, सामाजिक उद्देश्य या सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम आते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ जिसे कहते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए बच्चों, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो पूरी तरह मन लगाकर अपना सब कुछ देकर किसी फॉर्म के गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है, तो वह क्या चाहेगा, वह यह चाहेगा कि जिस तरह फॉर्म ग्रो कर रहा है उस तरह वो आगे बढ़े, उसके वेतनमान में भी वृद्धि हो, उसका प्रमोशन हो, उसको अलग ट्रेनिंग दिया जाए, उसकी स्किल एनहांस हो, मतलब उसमें अलग तरह की एक्टिविटीज़ जानने की इच्छा होती है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्टेप्स लेना चाहिए। वो क्या कर सकती हैं कि उनकी वेतन में बढ़ावा कर सकती हैं या बोनस दे सकती हैं अच्छा खासा, या अगर किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस देंगे। ग्रुप ऑफ पीपल या कोई व्यक्तियों का समूह कोई बहुत अच्छा कार्य करता है फर्म के लिए तो उनको इंसेंटिव्स देना, बोनस देना या कुछ इस तरह के रिवॉर्ड्स देना जिससे कि वह बहुत मोटिवेटेड फील करे, मतलब जागरूक हो जाए और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ जाए ताकि वो फर्म के लिए और अच्छे से काम करें। तो जिससे क्या होगा, फर्म को इससे फ़ायदा होगा और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। समान मान्यता देना, फर्म्स में जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे हों उनको एक जैसी मान्यता देना, मतलब रिस्पेक्ट जो होता है वो सबके लिए एक जैसा होना। ठीक है, ये भी एक जो है जो एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट कहते हैं या कह सकते हैं हम वर्किंग कल्चर कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो काम करने के लिए जो एनवायरनमेंट बनता है वह बहुत स्मूथ फंक्शन करता है, मतलब वहाँ आसानी से व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे टर्म्स बना करके काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि सामाजिक मान्यता प्राप्त करना या रुचिपूर्ण एवं स्वास्थ्यकारी स्थितियाँ प्रदान करना, जैसे कि मैंने बताया कि एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, ये सब उसी के अंदर आता है। उसके लिए आप फर्म्स ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको फ्लेक्सिबल टाइम अप्रोच दे सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों के मन में ये ऐसा आएगा स्थिति कि फ्लेक्सिबल टाइम अप्रोच क्या है। देखिए फ्लेक्सिबल टाइम अप्रोच ये है कि जो व्यक्ति जिस समय अनुकूल समझे काम करने को, उस समय जिस समय वो कारखाने में या फॉर्म में आता है उस समय से नेक्स्ट 8 आवर्स उसका वर्किंग शेड्यूल हो। अभी हम इंडियन कल्चर में देखते हैं कि हम 10 बजे से ऑफिस चालू करते हैं या 9 बजे से ऑफिस चालू करते हैं, उसके बाद लगातार 1 घंटे का वर्किंग आवर्स रहता है। कुछ कारखाने या कुछ फर्म्स जो हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ्लेक्सिबल टाइम अप्रोच ले रहे हैं जिससे कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या एम्प्लॉयज़ हैं सेटिस्फाइड फील करते हैं या खुश रहते हैं। हो सकता है उनको दूसरे काम है वो अपने कामों को मतलब पहले कर लें और उसके बाद फिर अपनी जो रोज़मर्रा का जो ऑफिस का काम है उसको आकर करें। इससे क्या होता है, अपने जो एक्स्ट्रा वर्क है उसके लिए उनको अपने कारखाने के काम से या ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। तो इस तरह उनकी रुचि जो है काम करने के लिए, ऑफिस के लिए, फर्म के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह बढ़ जाती है। तो बच्चों इस तरह से व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सकती है। तो बच्चों ये थीम थी जो 3 उद्देश्यों को हमने इस तरह से समझा। बच्चों आइए अब प्रबंध के महत्व को समझते हैं। व्यवसायी या गैर व्यवसायी संगठनों की बात न करते हुए अगर हम अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन से एक छोटा सा उदाहरण लेके प्रबंध के महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने घर में एक छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है।
अब इस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए देखिए किस तरह से मैनेजमेंट काम करता है। वह व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले यह डिसाइड करेगा कि बर्थडे पार्टी का टाइमिंग क्या होगा, बर्थडे पार्टी में किन किन बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके लिए वेन्यू मतलब किस स्थान को वो चूज़ करेगा कि जो बच्चे आसानी से आ सके। इसके बाद मेन्यू क्या होगा, मेन्यू मतलब बच्चों के लिए जो खाने के उत्पाद रखे जाएंगे या पीने की वस्तुएं रखी जाएंगी जो उनको उनके हेल्थ के लिए अच्छी हों और उनको अच्छी भी लगे, ऐसी ही वस्तुएं रखी जाएंगी। तो वह कौन कौन सी वस्तुएं होंगी जो उनके खाने पीने में सम्मिलित की जाएंगी। इसके साथ साथ बच्चों बर्थडे में डेकोरेशन किस तरह का होगा। इसके बाद पूरा बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद बच्चों को किस तरह के रिटर्न गिफ्ट्स दिए जाएंगे और उन बच्चों को किस तरह से वापस उनके घर तक अच्छी तरह से पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रबंध बहुत अच्छी तरह से सम्मिलित होता है और प्रबंध के द्वारा ही इस कार्य को अच्छी तरह पूर्ण किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इन छोटे छोटे फंक्शंस को करने के लिए आजकल इवेंट मैनेजमेंट जैसी कंपनियां सामने आ रही हैं जो कि इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं और यहाँ पे उनका बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट सामने आता है। तो बच्चों ये छोटा सा प्रबंध का महत्व जो हमने अपने दैनिक जीवन से लिया है, आइए अब हम व्यावसायिक संगठनों में समझते हैं। बच्चे जैसे हम जानते हैं कि व्यवसाय में ये व्यवसाय को करते समय बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, क्रय विक्रय उत्पादन अकाउंट्स फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इन सारी स्थितियों या इन सारी क्रियाओं को करने के लिए जो प्रबंध के मैंने 5 तत्व या 5 क्रियाएं बताई थी, वो सारी क्रियाएं जो होती हैं संलग्न होती हैं। तो बच्चों इन 5 तत्वों को मिलाकर अगर कोई व्यवसाय चलता है तो वह अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स या उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर प्रबंध नहीं है तो वह अपने उद्देश्यों को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि पीटर एफ ड्रकर सर ने कहा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायिनी तत्व है। इसके नेतृत्व के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही रह जाते हैं, वे कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट या प्रबंध के बिना कोई भी उत्पादक या व्यवसायी या व्यवसाय जो है एक ऐसी नाव में चल जाता है जहाँ पे नाविक ही नहीं है। तो बच्चों ऐसे नाव का क्या उद्देश्य होगा या ऐसा नाव किस तरह किनारे लगेगी आप समझ सकते हैं। तो नाव को किनारे लगाने के लिए एक अच्छा प्रबंध होना ज़रूरी है। आइए हम कुछ बिंदुओं की मदद से इसके महत्व को समझते हैं। तो पहला बिंदु कहता है न्यूनतम लागत द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रबंध करना। अब हम जैसे जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब उन कॉम्पिटिटर्स के बीच अपने आप को रखना या बाज़ार में अपनी स्थिति अच्छी बनाए रखना और उसके साथ साथ मैंने क्या ऐड ऑन किया है, मैंने ऐड ऑन किया है कि न्यूनतम लागत द्वारा अधिकतम परिणाम, मतलब अपनी जो लागत है वो भी मिनिमम रखना है और अधिकतम परिणाम भी अर्जित करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि उसके महत्व को समझाता है। प्रबंध के द्वारा ही क्या उनके प्रबंध की 5 क्रियाओं को सम्मिलित करके ही हम क्या कर सकते हैं, इस पहले बिंदु को या इस पहले महत्व को जान सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है गलाकार प्रतिस्पर्धा का सामना करना। अब जैसे मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और गलाकार कॉम्पिटिटर्स मतलब एक प्रोडक्ट के लिए 6-7 ब्रांड्स हैं और वो अपनी क्वालिटी सेम बता रहे। अब मार्केट में सस्टेन रहने के लिए या मार्केट में अपने को उन कॉम्पिटिटर्स से अलग बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी क्वालिटी या आपको अपने प्रोडक्ट का ऐसा गुण बताना पड़ेगा जिससे कि जो कस्टमर हैं वो केवल आपकी कंपनी या आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो यही कहता है कि गलाकार प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते करते अपने आप को मार्केट में सस्टेन रखना पड़ता है।
तीसरा बिंदु कहता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के साथ साथ जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है फर्म्स के द्वारा, उनका क्या होता है, फर्म्स का क्या होता है लक्ष्य। बहुत सारे फर्म्स का लक्ष्य मैंने बताया अलग अलग होता है। किसी का प्रॉफिट कमाना होता है, तो किसी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन कमाना होता है, तो किसी को यह कि उनका प्रोडक्शन पर ईयर कितना हो, ये भी बहुत सारे फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जिस फर्म ने अपना जैसा लक्ष्य साधा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी के लिए भी प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला बिंदु हम देखते हैं तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों का लाभ उठाने के लिए। देखिए क्या है, समय के साथ साथ आधुनिक वातावरण में हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और साइंस हमको ऐसी टेक्नोलॉजीज़ दे रहा है जिससे कि काम इजी भी हो जाता है और डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। ईजी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस अगर काम डिफ़िकल्ट हो गया तो मैनेजमेंट का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उन डिफ़िकल्टीज़ या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उन परेशानियों को कम करते हुए उनके सॉल्यूशंस दे और लक्ष्य को प्राप्त करने में फर्म्स की मदद करे। ठीक है, अब आइए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु कहता है प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। जैसे मैंने कहा प्रबंध की वो पांचों क्रियाएं, उन पांचों क्रियाओं का पालन करने से ही कोई भी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रबंध से ही कुशलता बढ़ती है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है श्रम समस्याओं के समाधान के लिए। अब देखिए जैसे पहले पूंजीपति काम करते थे, उस हिसाब से श्रम और पूंजी इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो क्या होता है बच्चों, अब लेबर लॉ ऐसे आ गए हैं जो कि मैनेजमेंट को वर्क करने में हेल्प भी करते हैं, और समटाइम्स मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं, एक समस्या भी खड़ा कर देते हैं। तो लेबर्स की जो भी समस्याएं हैं उसको फर्म्स के अंडर ही क्या करना है, फर्म्स के अंडर ही उन सारी समस्याओं का सल्यूशन निकालना है, ताकि उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और वो समस्याएं जो है बाहर ना जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि श्रम समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला बिंदु है प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। अब कैसे गतिशील संगठन तैयार करता है, वो इस तरह से करता है कि प्रबंध जो है, जैसे मैंने बताया प्रबंध कभी नहीं रुकता। अगर किसी फर्म में कोई काम चल रहा है तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता जाएगा, और हर कार्य के लिए क्या होते हैं, प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब समय के साथ जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को क्या होता है, एक फर्म एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस फर्म्स में कौन भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। उन एम्प्लॉयज़ को उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए वह मैनेजमेंट क्या करता है, मोटिवेट करता है या इंस्पायर करता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस इस एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं और आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। ये चेंजेस क्या करेंगे, अपने फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को प्राप्त करने में जो है मदद करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करते हैं। अब है प्रबंधन व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रबंधन क्या क्या व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, वेतन बढ़ा सकता है और सामूहिक तौर से उनको बोनस, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करा सकता है। इस तरह प्रबंधन क्या कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो फर्म्स के लिए एक डिवोशन से काम करे, एकदम मन लगा कर के काम करे, जिससे फर्म्स के जो गोल्स है वो अचीव हो। अगर फर्म अपने गोल को अचीव करेगा, अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगा, तो उस प्रॉफिट का भी कुछ पार्ट उस एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा। यह भावना जब जागृत होती है तो एक जो एम्प्लॉय है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, अपने फर्म्स के लिए डिवोशन से काम करते हैं। और इन सब में किसका योगदान होता है, इन सब में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए अगला बिंदु देखते हैं।
अगला बिंदु कहता है कि प्रबंध कार्य में सामंजस्य लाता है। अब जैसे हम जानते हैं किसी भी फर्म में या ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब इन सारे लोगों के बीच क्या होता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है ताकि कार्य जो है, ये वर्क है, वो स्मूथली हो सके, कार्य के समापन में या उसके पूरे होने में बाधाएं ना आए। तो इसके लिए जो मेन रोल प्ले करता है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैनेजमेंट करता है। क्योंकि अच्छा मैनेजर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, जो भी वर्क डिसाइड किया है, वो क्या करता है, लोगों को सुपुर्द करता है कि भाई आप ये काम करिए। अब आगे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करके उस ऑब्जेक्टिव या गोल को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता है। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु कहलाता है उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए। अब उत्पादन, जैसे मैंने कहा कि प्रबंध के 5 तत्व, उसी तरह उत्पादन में भी क्रय, विक्रय, उसके बाद अकाउंट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे साधन होते हैं जिनके बीच सामंजस्य स्थापित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन 5M के बीच सामंजस्य स्थापित करना, जिससे कि जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का हो और हमेशा अच्छी तरह बना रहे। तो बच्चों, इस तरीके से हम उत्पादन के महत्व को समझते हैं।